हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य दिसंबर 2024 के लिए। आज से हम जो यूनिट 7 है हमारी हिंदी उपन्यास, उसमें से आज हमारा उपन्यास है शेखर एक जीवनी। आज हम इसका समग्र अध्ययन करेंगे और साथ में इससे जुड़े हुए जितने भी संभावित प्रश्न हैं, जिसमें मैंने 74 प्रश्न रखे हुए हैं, 74 प्रश्न मैंने रखे हुए हैं। तो जितने भी प्रश्न इससे बन सकते हैं वो मैंने इससे इसमें हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। एक मिनट साथियों। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। जो शेखर एक जीवनी है, ये उपन्यास अज्ञे जी का है। ठीक है दोस्तों। तो अज्ञे जी का ये शेखर एक जीवनी उपन्यास है। अगर हम इसकी प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1940 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये प्रकाशन वर्ष 1941 भी देखने को मिल सकता है। तो ये 1 साल का अंतर इस साहित्य विधाओं में इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। 1940 अगर आपको लगे तो 1940 टिक मारिएगा, और अगर 1940 ऑप्शन में नहीं हो तो आप 1941 अगर ऑप्शन में हो तो आप इसे टिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम शेखर के संबंध अज्ञे जी के बारे में बात करेंगे उपन्यास पर चलने से पहले। तो अज्ञे जी हैं, तो इनका उपनाम है वो अज्ञे है। और इस अज्ञे नाम से अगर आपको इस कहानी का पता हो, तो जो अज्ञे थे वो एक बार जेल में थे। तो जेल से ही उन्होंने अपनी कहानियों को प्रकाशन के लिए जो जैनेंद्र कुमार हैं लेखक, तो जैनेंद्र कुमार को अपनी कहानियाँ दी हुई थी कि ये कहानी तुम प्रेमचंद जी को दे देना, तो वो प्रकाशित करा देंगे। ठीक है। तो जब ये कहानियाँ उनके प्रकाशन के लिए गई थी तो उनका नाम नहीं जा सकता था, इसीलिए फिर कोई नाम नहीं सूझा, तो जैनेंद्र कुमार जी ने अज्ञे नाम से ही ये कहानियाँ प्रकाशित करवा दी गईं। ठीक है। तो ये अज्ञे उपनाम जो जैनेंद्र कुमार जी हैं उनके द्वारा अज्ञे को दिया गया है। ठीक है दोस्तों। इनका मूल नाम है या पूरा नाम है वह है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। ठीक। इनका जन्म की बात करें तो जन्म इनका 7 मार्च 1911 में हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और अगर हम इनके निधन की बात करें तो 4 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन नई दिल्ली नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और हम पुरस्कार की बात करें तो अज्ञे जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें किस विधा पर मिला हुआ है, तो आप ध्यान रखना इनका जो काव्य संग्रह है कितनी नावों में कितनी बार, उस पर इन्हें ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो कितनी नावों में कितनी बार यह ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। अगर इसके सन की बात करें, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें कब मिला, तो ये पुरस्कार इन्हें 1978 में मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1978 में कितनी नावों में कितनी बार जो उनका काव्य संग्रह है उस पर मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगर जो कितनी नावों में कितनी बार के प्रकाशन की बात करें, तो अगर आपको पता हो तो इसका प्रकाशन वर्ष 1967 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों की, यानी जो अज्ञे जी हैं इनके प्रमुख उपन्यास कौन-कौन से हैं, इन्होंने कौन-कौन से उपन्यास लिखे हुए हैं। तो अज्ञे जी ने कुल 3 उपन्यासों की रचना की है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए, अज्ञे जी ने मुख्य रूप से 3 ही उपन्यास लिखे हुए हैं। उनमें से पहला है शेखर एक जीवनी। ठीक है, शेखर एक जीवनी को उन्होंने 2 भागों में लिखा हुआ है। वैसे तो जब हम भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि ये 3 भागों में लिखा गया, लिखने का प्लान था अज्ञे जी का, लेकिन फिर इन्होंने 2 ही भाग 2 ही भागों को लिखा हुआ है। ठीक है। उनमें से जो पहला है उसका प्रकाशन वर्ष 1941 है, और जो दूसरा भाग निकलता है वो 1944 में प्रकाशित होता है। ठीक है दोस्तों। जो दूसरा उपन्यास है इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे ये अभी। जो उनका दूसरा उपन्यास है वह है नदी के द्वीप। ठीक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1951। इसमें उन्होंने रेखा, भुवन और गौरा की प्रेम कथा को लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आप इसे ध्यान में साथ में रखते चलिए कि जो नदी के द्वीप उपन्यास है इसके प्रमुख पात्र हैं रेखा, भुवन और गौरा। ठीक है, इनकी प्रेम कथा को इसमें लिया हुआ है। जो तीसरा उपन्यास है अज्ञे जी का वह है अपने अपने अजनबी। ठीक, इसका प्रकाशन वर्ष 1961 में हुआ था। और इसमें क्या रखा है, तो योके और सैल्मा 2 पात्र हैं, इनके माध्यम से
मृत्यु से साक्षात्कार, यानी मृत्यु के ऊपर उन्होंने ये उपन्यास लिखा हुआ है कि मृत्यु से व्यक्ति का किस प्रकार से साक्षात्कार होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी में, इस उपन्यास में ये दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने उपन्यास शेखर एक जीवनी पर। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है, वो हमने देखा भी कि शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 भागों में लिखा गया है। ठीक है, 2 भागों में लिखा गया है। उनमें से जो प्रथम भाग है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 है, ये उत्कर्ष नाम से है। ठीक है, यानी जो प्रथम भाग है शेखर एक जीवनी का, उसे उत्कर्ष नाम से जाना जाता है। और इसमें उन्होंने जो नायक है शेखर, यानी जो शेखर एक जीवनी का नायक है, नायक शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण किया है। यानी उसकी जो बचपन की घटना है, उसका उन्होंने इसमें वर्णन किया हुआ है। ठीक, इसमें 4 खंड हमें देखने को मिलते हैं। जो प्रथम भाग है उसमें वो 4 खंड ये वाले हैं: ऊषा और उत्कर्ष, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप क्रम से ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछ सकता है, या एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनता है, कोई शेखर एक जीवनी के जो 4 खंड हैं, उनको क्रम से लगाइए। ठीक है, ये 4 खंड दे देगा और इन्हें क्रम से पूछेगा, तो इनका क्रम भी आप ध्यान रखिए। सबसे पहला है ऊषा और उत्कर्ष, फिर है बीज और अंकुर, फिर है प्रकृति और पुरुष, फिर है पुरुष और परिस्थिति। ठीक है दोस्तों, अगर आप पुस्तक की बात करोगे तो पुस्तक में ये क्रम आपको ऐसे देखने को मिलेगा। सबसे पहले है प्रवेश, फिर है प्रथम खंड ऊषा और ईश्वर, द्वितीय खंड बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, ये प्रवेश में उन्होंने भूमिका दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो शेखर एक जीवनी का द्वितीय भाग है, यानी सेकंड खंड है, उसका प्रकाशन 1944 में हुआ और इसे उत्थान नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, इसे उत्थान कहा है। और जो प्रथम भाग है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 में होता है, उसे उत्कर्ष कहा है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है, यानी जो द्वितीय भाग है, इसमें शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन हुआ है। इस जो सेकंड भाग है, इसमें अभी 4 खंड हैं। वो 4 खंड कौन-कौन से हैं? पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे, रस्सियां और गुंजर। ठीक है, तो इनको दोस्तों आप इनके क्रम से जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रम से इस प्रकार से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार फिर देख लीजिएगा। पहला है पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे, रस्सियां और गुंजर। ठीक, नेक्स्ट है, अब हम शेखर एक जीवनी उपन्यास के संबंध में जो प्रमुख तथ्य हैं उनकी बात करें, तो यह हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, अगर आप जो अज्ञे की बात करें, तो अज्ञे एक मनोवैज्ञानिक जो कथाकार हैं या उपन्यासकार हैं या साहित्यकार माने जाते हैं। ठीक है, यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्त शैली में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें से ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से आपको 4 या 5 बिंदु दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन-कौन से बिंदु शेखर एक जीवनी के संबंध में सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यह उपन्यास फ्लैशबैक या पूर्व दीप्त शैली में लिखा गया है। अगर हम पूर्व दीप्त शैली या फ्लैशबैक की बात करें, तो इसमें जो रचनाकार है, वह पहले की घटनाएं जो जीवन में पहले घटित हो चुकी हैं, उनका वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि उपन्यास में अज्ञे ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया है। अगर आप शेखर एक जीवनी की बात करोगे, तो इसमें साथ ही साथ अज्ञे हैं, वह जो उनकी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, यानी उस समय की, यानी 1940 के आसपास जब वो भारत स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे, तो उसकी गतिविधि भी इसमें इन्होंने दिखाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बिंदु है कि इस उपन्यास पर रोमा रोला के ज्यां क्रिस्टोफ का प्रभाव है, जिसे स्वयं अज्ञे ने स्वीकार किया है। ठीक, नेक्स्ट बिंदु है कि शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना की गई है। ठीक है दोस्तों, तो शेखर एक जीवनी को, ये तथ्य भी ध्यान रखिए कि शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी आलोचकों ने इसकी आलोचना की है, यानी ये भी शब्द इसके साथ जोड़ा है। ठीक, जो अज्ञे हैं वो शेखर एक जीवनी के संबंध में कहते हैं कि शेखर की खोज अंतगोत्वा स्वतंत्रता की खोज है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शेखर की खोज अंततोगोत्वा स्वतंत्रता की खोज है। तो ये कौन कहता है? तो ये जो शेखर एक जीवनी है, इसके लेखक अज्ञे ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बिंदु है
दोस्तों इस उपन्यास में मुख्य रूप से जो 4 नदी आई हुई हैं, इनकी चर्चा आपको देखने को मिलेगी, आगे हम देखेंगे। तो उनमें से वो 4 न नदी हैं, एक रावी है, गोमती है, झेलम है और गंगा है। ठीक है दोस्तों? तो ये नदियाँ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करें पात्र परिचय की। ठीक है दोस्तों? तो पात्र परिचय देखिएगा। सबसे पहले है शेखर। तो शेखर कौन है? तो शेखर इस उपन्यास का प्रमुख नायक है, यानी उपन्यास का नायक ही है शेखर। ठीक है? फिर है हरिदत्त। ठीक है? दूसरा हमारा पात्र है वह है हरिदत्त। ये शेखर के पिता हैं। ठीक है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। फिर जो तीसरा कैरेक्टर है या तीसरा पात्र है वह है सरस्वती। ठीक है? तो सरस्वती कौन है? तो सरस्वती शेखर की बहन है और इससे 3 साल बड़ी है। ठीक है दोस्तों? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो सरस्वती है वो शेखर से 3 साल बड़ी है और शेखर इसे प्यार से सरस कहता है। ठीक है दोस्तों? तो ये बात भी ध्यान रखिए। पहले जो शेखर है वो उसे बहन कहता है, बहन के बाद वो उसका नाम लेता है सरस्वती, फिर सरस्वती के बाद वो सरस कहने लगता है। ठीक है दोस्तों? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर जो नेक्स्ट पात्र है वह है ईश्वर दत्त। ठीक है? ईश्वर दत्त कौन है? तो ये शेखर का बड़ा भाई है। फिर है प्रभुदत्त, ये शेखर का मझला भाई है, यानी जो मिडिल ब्रदर है शेखर का। फिर रविदत्त और चंद्र, ये दोनों भी शेखर के भाई हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ईश्वर दत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र ये शेखर के भाई हैं। ठीक है? नेक्स्ट है कि जो कमला है यह शेखर की छोटी बहन है। ठीक है दोस्तों? ये जो कमला है वह शेखर की छोटी बहन है और इसका जन्म शेखर के सामने ही होता है। ठीक है दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, ये शेखर के सामने इसका जन्म होता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है शशि। ठीक है? तो शशि कौन है? तो शशि शेखर की मौसी है, विद्यावती की बेटी। ठीक है? यानी शेखर की मौसी विद्यावती है, उनकी बेटी है, वो है शशि। ठीक? फिर है विद्यावती, ये शशि की माँ है। ठीक है? विद्यावती कौन है? तो शशि की माँ है और शेखर का नाम चंद्रशेखर यही रखती हैं। ठीक है दोस्तों? तो अभी हम शेखर के नाम के संबंध में आगे देखेंगे, लेकिन ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो शेखर का नाम है वह चंद्रशेखर उसकी मौसी यानी शशि की माँ ही विद्यावती रखती हैं। ठीक है? फिर है देवनाथ। तो देवनाथ कौन है? तो शशि के पिता हैं। ठीक है? शशि के पिता हैं और विद्यावती के पति हैं। ठीक? तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह है प्रतिभा। ठीक? तो प्रतिभा कौन है? तो जंगल में इससे परिचय होता है, यानी जो शेखर है उसका परिचय जंगल में होता है प्रतिभा से और ये मिस्टर लाल की बेटी है। ठीक है? यानी जो प्रतिभा है उसके पिताजी का नाम मिस्टर लाल है और ये शेखर के पिता के दोस्त हैं। ठीक है? यानी जो प्रतिभा के पिता और शेखर के पिता हैं ये आपस में दोस्त हैं। ठीक? फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वह है शारदा। ठीक है? तो शारदा कौन है? तो शारदा शेखर की प्रेमिका है और त्रावणकोर के घर के पास रहती है। यानी जब पश्चिम बंगाल में शेखर के पिता की जब तबादला होता है, जब वो जो पश्चिमी प्रदेश है वहाँ पर रहते हैं, तो वहीं पर त्रावणकोर में उनके घर के पास ही रहती है। वो माँ के साथ उसके घर गया, यानी शेखर है वो अपनी माँ के साथ जो शारदा है उसके घर पर जाता है। फिर एक कैरेक्टर और आएगा जिसमें, जिसका नाम मणिका है, जो लेक्चरार है, वो शेखर के कॉलेज की लेक्चरार है, धनी है और शराब पीती है। ठीक है दोस्तों? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है वह है ब्राह्मण हॉस्टल में मिले मित्र। ठीक है? यानी जो ब्राह्म जब शेखर कॉलेज में जाता है, जब कॉलेज में जाता है तो ये उससे जो मित्र मिलते हैं, तो सबसे पहले वो ब्राह्मण हॉस्टल में रहता है। तो ब्राह्मण हॉस्टल में वह एक ही से दोस्ती करता है, वह है कुमार। ठीक है? तो वो कुमार नाम का एक लड़का होता है, उसका सहपाठी, उसी से वो अपनी मित्रता करता है। और जो कुमार है, वो घर का बहाना बनाकर रुपए लेता है, यानी वो शेखर से झूठा बहाना बनाता है और शेखर से रुपए ले लेता है। ठीक है दोस्तों? इसे हम आगे देखेंगे। फिर है अछूत हॉस्टल में जो मित्र हैं, यानी फिर जो शेखर है वो ब्राह्मण हॉस्टल को छोड़ देता है और जो अछूत हॉस्टल है, यानी जो निचली जातियों के लिए जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में जाकर रहने लगता है। ठीक है? वहाँ पर उसके 3 साथी बनते हैं, यानी 3 दोस्त बनते हैं। उनमें है राघवन, सदाशिव और देवदास। ठीक है? तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ये बाद में आएँगे। फिर जो शेखर है उसे जो जेल में जब वो शेखर जेल में जाता है, तो जेल में उसका परिचय 3 पात्रों से होता है। वह पात्र हैं बाबा मदन सिंह, मोहसिन और राम जी। ठीक है दोस्तों? तो ये पात्र भी उसे जेल में मिलते हैं। ठीक है? इन पात्रों के अलावा और भी जो पात्र आएँगे दोस्तों, वो हम आगे जब इसकी कथा को देखेंगे,
तो उसमें हम देखते चलेंगे, तो वहाँ पर आप नोट करते चलिएगा, ठीक है? अब है सबसे पहले जो समर्पण दिया हुआ है शेखर एक जीवनी में, तो इस समर्पण को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन पंक्तियों को देख के पूछ सकता है कि यह समर्पण किस उपन्यास के प्रवेश में दिया गया है, यानी किस उपन्यास की शुरुआत में दिया गया है। तो देखिएगा कि उन सबको जिनके कारण शेखर का निर्माण हुआ और जो मैं प्रार्थना करता हूँ इसे कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये जो शेखर एक उपन्यास की ये शुरुआती पंक्तियाँ हैं। अब हम आते हैं भूमिका पर, ठीक है दोस्तों? तो भूमिका पढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो भी पंक्तियाँ मैंने हाइलाइट कर रखी हैं या जो पंक्तियाँ मैंने बोल्ड कर रखी हैं, उन पंक्तियों को आप अपने नोट्स में नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये पंक्तियाँ या तो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। मैंने जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, उन्हीं पंक्तियों को मैंने हाइलाइट किया हुआ है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखते चलिएगा, ठीक है? तो अब हम भूमिका पढ़ते हैं, देखिए कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। ठीक है दोस्तों? सबसे पहले जो ये पहली पंक्ति है, ये आगे की महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो इसे आप ध्यान रखिए कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है और जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला। यातना होता है जो वेदना में हो या यानी जो परेशान हो, ठीक है? दुखी हो। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। ठीक है दोस्तों? यानी ये शेखर एक जीवनी है। इसके लेखक ने स्वयं घोषणा की है कि उसने ये 10 वर्षों में लिखा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है कि शेखर एक जीवनी में जो रचनाकार है उसे लिखने में कितना समय लगा, तो वो 10 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों? शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। ठीक? नेक्स्ट है कि घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। यानी लेखक ने इसके जो उपन्यास है, इसका जो कथ्य है या कथानक है, वह एक रात में सोचा हुआ था। यानी जो ये जब शेखर यानी जो अग्गे जो जेल में थे, जब अग्गे जेल में थे तो उन्होंने एक ही रात में इस जो उपन्यास है, इसकी जो कथा कथा है उसको सोचा हुआ था और उसी के माध्यम से उपन्यास लिखा हुआ है। ठीक है? तो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए स्वप्न विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। ठीक? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम जो भूमिका है उसे हम पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि भूमिका से आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो भूमिका से ही आ रहे हैं। चाहे वो भूमिका किसी की हो, चाहे हमारे नाटक की हो, चाहे उपन्यास की हो, चाहे किसी कहानी संग्रह में दी हो, चाहे निबंध संग्रह में दी हो, निबंध में दी हो, तो ये भूमिका आजकल प्रश्न के इम्पोर्टेंट से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे हम पूरा ही पढ़ेंगे। ठीक? तो देखिए, आप इसे सेक ही समझ सकते हैं कि मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला। यानी जो आगे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप इस बात को लेकर चलो कि घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, तो आगे कहते हैं कि आप इसे सेक ही समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला। नहीं, आप मेरे शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। संभव है कि आप जानना चाहें वह रात कैसी थी, किंतु निजी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता, न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो उसका यही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने यह विजन देखा था। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत, फिर कासनी और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इति शीघ्र होने वाली है। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, न अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और मन स्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही भवितव्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है। यहाँ भी कहूँ कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है।
मेरी स्थिति मानो भावानुभावों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का मूल्य क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है? व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए। इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे-धीरे खुलने लगा। एक निजी, यहाँ पे निजी होगा दोस्तों, एक निजी और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे-धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ-सुलझ कर हाथ में आने लगे। पौ फटने का पौ फटने तक सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से मेरे सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2-3 दिन तक सोता रहा। यही उस रात के बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद महीनों भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल ले आया गया। ठीक है दोस्तों? तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो लेखक है सबसे पहले वो लाहौर में था, लाहौर के किले में कैद था। फिर वहाँ से उसे अमृतसर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है दोस्तों? तो ये आप ध्यान रखिए। तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। यानी अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी है, उसमें जो अज्ञे हैं वह किस जेल में कैद थे जब उन्होंने यह उपन्यास लिखा हुआ था? तो वो अमृतसर जेल में थे। ठीक है दोस्तों? तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पेंसिल से लिखे हुए वे 3 100 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। तो कितने पन्ने लिखे हुए थे? 3 100 यानी 300 पन्ने उन्होंने लिखे हुए थे। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राणदीप्त को एक-एक शरीर देने में लगाए हैं। उसी को शरीर देने के लिए, इसीलिए कि वैसी तीव्रता इंटेंसिटी केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती, वह जीवन में ही मिल जाए। तो कल्पना से उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा ही पहनाया जा सकता है। यानी सबसे पहले जो उपन्यास है उन्होंने शेखर एक जीवनी, ये 300 पन्नों में लिखा। फिर उन 300 पन्नों को 9 सालों में उन्होंने धीमे-धीमे हिसाब से जोड़-घटाव उसमें किया, ठीक? यदि आपने अब नेक्स्ट पैरा देखिए कि यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा, तो आप पाएँगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियति रहती है। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये पंक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा और ये शेखर एक जीवनी से ही है। इसमें से पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये कोटेशन दे देगा आपको कि क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं। यह किस उपन्यास से है या किसके संबंध में है या किसने कही है? तो आप ध्यान रखना ये यज्ञ की पंक्ति है और शेखर एक जीवनी से है। लेकिन यह नियतिवाद उनमें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला पूरा भाग्यवाद नहीं होता, वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें वह गीतों के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि यह कर्ता को निरा निमित्त नहीं बना देता। यदि यूँ कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल निर्यात की स्वीकृति न होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्य-कारण परंपरा पर गहरा यद्यपि अस्पष्ट विश्वास होता है, तो शायद सच्चाई के निकट होगा। मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी हैं। तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है, अच्छा ही करता है। ये तो एक प्रत्येक घटना स्वयं अपनी स्थिति है, यह भी एक मार्ग है। लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, उसके लिए जीवन को सह बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है। इसीलिए आप पाएंगे कि जीवनी के पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी-छोटी घटनाओं की भी जांच कर रहा है। ठीक? बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है और विदेशों के कई कलाकारों ने बाल्य मन का अध्ययन और चित्रण किया है। लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है। वह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में
किंतु जिन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती, वह तो तब मिलती है जब किसी घटना की ओट से जीवन दीप्त हो उठता है, या तब तक जब यातना की तीव्रता से व्यक्ति ही सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। महानता इसीलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है; दीनता इसीलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कहीं जगह सच्चा शोधक न रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है, और इसका हेतुवाद रेनेल करोड़ा और दैनी जान पड़ने लगता है। ठीक। अब देखिए कि तो संक्षेप में शेखर एक जीवनी की बुनियादी की कहानी है। शेखर एक जीवनी की बुनियादी की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है। लेकिन मैं मानता हूं कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूं, दर्शन। ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्या यह जीवन आत्मजीवनी है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, बल्कि शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक पूर्व धारणा बनाकर चलेगा। यानी अब जो आगे हैं वह इस उपन्यास के बारे में बता रहे हैं कि कुछ लोग इसे आत्मजीवनी समझेंगे या मेरी जीवनी समझेंगे। तो इन लोगों को, ऐसा मानने वाले लोगों का भ्रम वो पहले ही दूर करते हैं कि हिंदी में जहाँ प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहाँ वियोग की कविता इतने भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उससे अमुक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है, वहाँ यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति ही की अपने मुंह कही हुई जीवनी है। दोस्तों ये पंक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना सकता है और पूछ सकता है, अगर वो इतना ही दे दे कि हिंदी में जहाँ प्रत्येक कवि अपनी पत्नी को लक्ष्य करके लिखता है, जहाँ वियोग की कविता इतने भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उसे अमूक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है, इतना भी पूछ सकता है कि ये पंक्तियाँ किस लेखक की हैं, या किस उपन्यास की हैं, या किस विधा से ली गई हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। वहाँ यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुंह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। यानी जो आगे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि शेखर एक जीवनी ये दरअसल मेरी जीवनी नहीं है, इसे आप एक लेखक के मुंह से निकली हुई जीवनी भी कह सकते हैं, यानी एक काल्पनिक कथा भी मान सकते हैं। मुझे याद है 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीया छपी थी, तब उसके कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे, और एक ने यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था कि अज्ञे ने एक कविता लिखी हुई थी अपनी, जो द्वितीया कविता है। तो जब ये छपी, तो इसमें उन्होंने वेदना जो कविता है, इसमें उन्होंने अपनी ऐसे कविता लिखी जैसे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, ठीक है? तो इस कविता को पढ़ने के बाद लोगों ने उनके पास चिट्ठियाँ भेजी, यानी कुछ 1-2 लोगों की चिट्ठियाँ आई उनके पास। वो समझ रहे थे कि जैसे अज्ञे की पत्नी का ही स्वर्गवास हो गया हो, ठीक है? तो देखिए कि पत्र के संपादक ने भी यद्यपि कुछ मजाक में पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी से यह झगड़ा कैसा? ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए कि मैंने बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह कहते खेद होता है, किंतु बात सच है कि आजकल आजकल अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों जो पंक्तियाँ मैंने बोल्ड की रखी हैं, इन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मगठित आत्म अनुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना गठित के भी हो सकती है, का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यानी जो आगे कह रहे हैं कि जरूरी नहीं जो लेखक है वो आत्मगठित ही लिखे। यानी आत्मगठित का मतलब होता है कि कोई घटना किसी के साथ होती है और वही घटना वो लिखता है, तो उसे आत्मगठित कहते हैं। और जो आगे कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लेखक वो आत्मगठित ही लिखे, वो आत्म अनुभूति भी लिख सकता है। यानी जो घटना उसके साथ हुई नहीं, उसका वो अनुभव भी तो कर सकता है, किसी दूसरे के साथ वो घटना घटी, तो उसका वो अनुभव भी तो कर सकता है, तो वो उसका भी तो वो चित्रण कर सकता है।
क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है, ठीक है, का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक समझते या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना और वैसा करते समय आत्मघटित की पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में एक ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति, मैं फिर कहता हूँ कि आत्मगठित ही आत्म अनुभूति नहीं होता, पर गठित भी आत्म अनुभूति हो सकता है यदि हमें सामर्थ्य है कि हम उसके प्रति खुले रह सकें, ठीक है। यानी जो लेखक है वो कह रहा है कि जरूरी नहीं जो आत्मगठित है वही आत्म अनुभूति हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे के साथ अगर कोई घटना घट रही है, अगर आप इतने संवेदनशील हैं कि उसकी जो परेशानी है उसको समझ सकते हैं, उसकी घटना को अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं, तो आप उसकी घटना की या उसकी जो वेदना है उसकी अनुभूति कर सकते हैं, ठीक। देखिए, को पर की सेकंड हैंड ये तय घटिया और असत्य कहेंगे। ऐसे कवियों के लिए टीएस इलियट की उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा जो वास्तव में इसका एकमात्र उत्तर है, ठीक। तो टीएस इलियट से जो अज्ञे हैं वो काफ़ी प्रभावित रहते हैं और टीएस इलियट के जो निबंध हैं, यानी टीएस इलियट के जो लेख हैं उनका अज्ञे ने हिंदी में रूपांतरण किया है, अनुवाद किया हुआ है। और अगर आप अज्ञे के जो निबंध हैं उनमें आप देखोगे तो अज्ञे के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निबंध कौन सा है। निबंध संग्रह बात करें अज्ञे की तो त्रिशंकु नाम से उनका जो निबंध है वो आपको पता होगा। तो आप त्रिशंकु में देखोगे तो उन्होंने टीएस इलियट के कई निबंधों के आधार पर निबंधों का विश्लेषण किया हुआ है। जैसे उनका जो अज्ञे हैं उनका एक प्रमुख निबंध है रूढ़ि और मौलिकता, ठीक है, तो वह टीएस इलियट का ही निबंध है। तो उन्होंने उसका रूपांतरण सरल भाषा में हिंदी में किया हुआ है, ठीक। तो उसी की बात कर रहे हैं अज्ञे। तो टीएस इलियट की वो क्या पंक्ति है कि भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी यह अंतर होता है, ठीक है। और इस बात को लेकर जो अज्ञे हैं वो चलते हैं कि भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है। यानी जो कोई घटना घटित है, जो कोई भी घटना किसी लेखक के साथ घटित होती है और वह चाहता है कि वह उसको कला के रूप में यानी साहित्य के रूप में उसका सृजन करे। तो अगर उस घटना के बीच और जो लेखक लेखक के साथ घटित हुई है और उसका जो सृजन है यानी जब वो लिख रहा है उसके बीच अगर जितना अंतराल होगा उतनी ही वो अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे, लेकिन यह एक लंबा विषयांतर हो गया है और मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट के कथानुसार मैं बहुत बड़ा आश्रित हो चुका हूँ। शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है और यह अभिसिंचन ऐसा है कि उसमें यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंततोगत्वा सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक हैं, अपने ही जीवन का चित्रण नहीं तो प्रक्षेपण है, अपने स्यात की कहानी है। शेखर में मेरा अपनापन शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। इलियट का आदर्श जिसकी महानता मैं मानता हूँ मुझ में नहीं निभ सका है। यानी से जो अज्ञे हैं वो भूमिका में ये भी बता रहे हैं कि आप ये बात ही स्पष्ट मानकर नहीं चलिए कि शेखर का है वो पूरा कल्पित ही है, उसमें कुछ मेरा भी है। यानी कुछ घटनाएं हैं वो हमें अपनी भी जोड़ पाया हूँ शेखर से, ठीक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना और ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सकें। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं जानता हूँ कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से और शायद दूसरे अधिक समर्थ हाथों से हुआ होता तो इस भूमिका की आवश्यकता न रहती और न ही इसकी संपूर्ण उपेक्षा करते हुए पाठक के यह कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं की तो बात ही क्या, स्थान भी लेखक के देशाटन की परिचर्या से मेल खाते हैं। यानी अज्ञे हैं वो इस बात को यहीं पर स्पष्ट कर दे रहे हैं
कि शेखर एक जीवनी में आपको कुछ घटनाओं से समानता प्रतीत होगी। जैसे शेखर एक जीवनी में जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके माध्यम से आप देखोगे कि जो 1940 में लिखा गया उपन्यास है, उस समय जो परिस्थितियाँ थी भारत में, वो भी वही परिस्थितियाँ थी, वही घटनाएँ घट रही थी। तो उन परिस्थितियों के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि शेखर एक जीवनी है, वह वास्तविक उपन्यास है या जो अज्ञे से संबंधित ही है। ठीक? लेखक को मेरे संबंध में विशेष रूप से जानकार होना पड़ता है। इस अंतिम साम्य के बारे में एक बात कह दूं, शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटना स्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। फिर क्रमशः बढ़ते हुए शेखर का जीवन और अनुभूति क्षेत्र मेरे जीवन और अनुभूति क्षेत्र से अलग चला गया है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शन और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी बस नहीं रहा है। एक पात्र के सृष्टा के लिए यह कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों की कठपुतली न रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं, ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जिनकी रुचि हो वे पैराडेलो के साक्षी हो सकते हैं। यानी अज्ञे ने यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि जो शेखर एक जीवनी का जब मैंने आरंभ किया हुआ है, तो शेखर का जो आरंभिक जीवन है, उसके कुछ घटना स्थल मैंने अपने जीवन से चुने हैं, यानी अपने जीवन से जोड़कर लिखे हैं। लेकिन जैसे-जैसे उपन्यास आगे चलता जाता है और शेखर का जीवन जैसे-जैसे चलता जाता है, वैसे ये घटनाएँ स्वतंत्र होती जाती हैं। ठीक? अब है कि जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ और उसे पाठक किस रोशनी में देखे, इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था, वह मैं कर चुका। लेकिन शायद इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग ही पहुंचेगा, दो बाकी रह जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि लेखक है, उसने भूमिका में ही बता दिया है कि शेखर एक जीवनी है, उसके 3 भाग निकलेंगे। ठीक है, देखिए कि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग ही पहुंचेगा। ठीक है, यानी जो भूमिका है उसके साथ एक भाग पहुंचेगा जीवनी का, 2 बाकी रह जाएंगे और अभी 2 आने को बाकी हैं। ठीक है, यानी लेखक है वो 3 को साबित कर रहा है, लेकिन इसके सिर्फ 2 भाग ही आते हैं। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। तीनों भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे होकर भी अलग-अलग भी प्राय संपूर्ण हैं। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा न भी होता तब उन्हें अलग-अलग छापा जा सकता है। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया। यह एक हो के ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं और उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूंगा। किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहते हैं कि शेष भाग यूं कहें, ये क्यों पढ़ें या उनके बारे में कैसी पूर्व धारणा बनाकर चलें, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय यदि उतना दम्भ कर सकूं तो कहूं कि संदेश की दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग-बिरंगे बाणों को जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत के एक रंगा ताना धारण करता और सहता है, उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है, जो एक है, अविभाज्य है, मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को गढ़ते हुए मैंने कथा वस्तु गढ़ने का यत्न किया है, इसीलिए वह चाहे कैसी भी हो, उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में आ सकता नहीं, पर इतना कहूंगा कि यदि आप निर्दयता होने का फैसला करते हैं, तो आप पहले पूरा पढ़ने की उदारता भी दिखाइए। ठीक है, यानी वो उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि शेखर एक जीवनी के 3 भाग हैं। अगर कोई एक भाग पढ़ना चाहे तो वो एक भाग आराम से पढ़ सकता है, लेकिन वो तीनों भाग उनके स्वतंत्र हैं। लेकिन जो पाठक है उसको ये नहीं लगेगा कि मैंने एक पार्ट पढ़ा तो मेरा कुछ नुकसान हुआ या मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसको एक भाग पूरा समझ आएगा। लेकिन अग आप ये मत सोचिएगा कि एक भाग पढ़ने के बाद जो शेष 2 भाग हैं उनके बारे में आप कोई अपनी पूर्व धारणा बना लें कि वो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। ठीक? नेक्स्ट है कि शेखर से आपका साक्षात्कार देने के बाद अब मैं अलग हट जाता हूँ। अब आप उसे स्वयं परिचित प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है,
वो अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। यह अच्छा संगी नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने आज के युग में जब आप सभी संचिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएं कि आपके भीतर कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। यानी शेखर से आप जुड़ सकते हैं, उसी के बारे में अज्ञे ने कहा हुआ है। ठीक, तो ये तो भूमिका हो गई जो शेखर एक जीवनी में पहला जब प्रकाशन होता है उसके साथ लेखक ने दी है। ठीक है, एक दूसरी भूमिका है जब जब इसका शेखर एक जीवनी का द्वितीय संस्करण निकलता है, तब जो अज्ञे है उन्होंने छोटी सी भूमिका दी हुई है, इसको भी देख लेते हैं कि यह संस्करण प्रथम संस्करण की पुनरावृत्ति ही है, किंतु जहाँ तहाँ कुछ संशोधन किया गया है। अंग्रेजी उद्धरणों के या वाक्यों के अनुवाद भी दे दिए गए हैं। प्रथम संस्करण में अनुवाद नहीं दिए गए थे। विज्ञों ने राय दी थी कि छोटे-छोटे पद्यांशों का गद्यानुवाद करने से उनका चमत्कार नष्ट हो जाएगा, किंतु हिंदी के पाठक और आलोचक का अपने अधिकार पर आग्रह है। प्राण रहे न रहे, देह उसे नहीं चाहिए। जो अनुवाद दिए गए हैं, दोनों भाषाएं जानने वाले को वे रद्दी और अनर्थकर जान पड़े तो उनसे प्रार्थना है मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि वे कम से कम देवनागरी हिंदी तो है। फिर जो आत्मा तक पहुंच सकते हैं, उन्हें रूप सज्जा पर आग्रह नहीं करना चाहिए, वे मूल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि शेखर एक जीवनी की जो भूमिका है वह हमने देख ली, और शेखर एक जीवनी की भूमिका में अज्ञे ने क्या क्या बताया हुआ है वह सब हमने देखा। ठीक दोस्तों, अब हम जो उपन्यास को पढ़ेंगे वो इस प्रकार से पढ़ेंगे कि मैंने उपन्यास को पढ़ने के बाद जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं, जो भी तथ्य हैं, जो भी हमें मिल सकता है, जिनसे प्रश्न बन सकता है, उन सबको मैंने रखा हुआ है। और जो चारों वो हैं खंड हैं, उन खंडों में से मैंने जो भी घटना है उनको लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब उनको हम देखते चलते हैं, और उसमें जो भी महत्वपूर्ण पंक्ति हैं, कोई महत्वपूर्ण पात्र आता है, तो वह सब हम इसमें देखते चलेंगे। ठीक, तो एक मिनट साथियों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रथम खंड में देखें, तो जो प्रथम खंड है हमारा वह ऊषा और ईश्वर के नाम से है। ठीक है, प्रथम खंड ऊषा और ईश्वर। ठीक, तो देखिए जो पहला बिंदु है इसमें कि जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती हैं। यानी उपन्यास का जो शुरुआत होती है वो इन्हीं पंक्तियों से होती है प्रथम खंड की, कि जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती हैं। जी घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है, उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब कहाँ कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे जो पहली पंक्ति है, पहली जो, कि जीवन की गहनतम घटना किसी अनजान क्षण में ही हो जाती हैं। ठीक है, यानी जो सबसे जीवन में जो प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं वो किसी अनजान क्षण में ही होती हैं। ठीक, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट बिंदु है उसमें बताया गया है कि जो शेखर है उसका जन्म कैसे हुआ है, तो उस पर हम देखें कि जिन खंडहरों के मध्य में उसका जन्म हुआ था वे एक बौद्ध विहार के खंडहर थे। वहां उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मंजूषा निकली थी, जिसकी उपासना करने वे भिक्षु उसके पिता के पास अतिथि होकर आए थे। वहां आकर जब उन्होंने देखा कि उसी दिन इस शिशु का जन्म हुआ है, तब उन्होंने पिता से कहा, यह शिशु बुद्ध का अवतार है, इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देना। यानी जो शेखर है उसका जब जन्म होता है, तो वो जन्म वह उसका कहाँ पर होता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जो शेखर है उसका जन्म पटना में होता है। ठीक है, पटना में भी एक बौद्ध विहार है, उसी के एक खंडर में होता है। ठीक है, तो जिन खंडरों के मध्य में उसका जन्म हुआ वे एक बौद्ध विहार के खंडर थे। वहां उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मंजूषा निकली थी। दोस्तों इतनी पंक्ति देखकर आपको पूछ सकता है कि ये किस पात्र के बारे में है, किस लेखक की है, किस उपन्यास की है, तो इन पंक्तियों को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, मैंने आजकल जो प्रश्न है वो उपन्यास के भीतर से पूछे जा रहे हैं, यानी उपन्यास की जो कथा है उसके अंदर से पूछे जा रहे हैं।
तो उसी प्रकार से मैंने उन्हीं तथ्यों को रखा हुआ है जो बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद मैंने इस जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, इससे मैंने शुरू में ही बताया आपको कि 74 प्रश्न रखे हुए हैं, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप हल कर दोगे। ठीक, तो देखिए कि जब उसका जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद जो शेखर के पिता हैं, शेखर के पिता का नाम अगर आपको ध्यान हो तो साथ-साथ मैं आपको ध्यान दिलाता चलूँगा, तो शेखर के पिता का नाम हरिदत्त है, ये आप ध्यान रखना। ठीक, शेखर के पिता का नाम क्या है? तो हरिदत्त है। तो ये शेखर के पिता हैं हरिदत्त, तो शेखर के जन्म के समय उसका नाम बुद्धदेव रखते हैं। ठीक है दोस्तों? बुद्धदेव रखते हैं और साथ में कहते हैं कि वह इसे इंजीनियर बनाएँगे और वह इंजीनियर बनने के बाद जो नए-नए शहरों हैं, उनका निर्माण करेगा। ठीक? और जो शेखर की माँ है, जो उनका नाम क्या देती हैं? तो वो कहती हैं कि मैं तो अपने बच्चे का नाम टाऊ रखूँगी। ठीक? और वो कहती हैं कि मैं इंजीनियर नहीं, मैं तो अपने शेखर को बैरिस्टर बनाऊँगी, जिससे वह जो दीन दुखी हैं, उनकी सहायता करेगा। ठीक? तो सबसे पहले ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा कि जब शेखर का जन्म होता है, तो उसके पिता उसे नाम देते हैं बुद्धदेव और उसकी माता हैं, जो उसे नाम देती हैं टाऊ। ठीक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिंदु है कि शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की शिष्य के मन की नहीं, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहीं एक टाइप है और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोंक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचलकर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। ठीक, यानी इसमें जो शेखर है वो कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है और मनुष्य है वो शिक्षा किस प्रकार से देता है। यानी अगर आपने देखा होगा अपने जीवन से भी जोड़कर कि जो आपके माता-पिता हैं, तो माता-पिता आपको किस प्रकार से शिक्षित करते हैं या किस प्रकार से देखते हैं, तो वो एक आदर्श रूप में ही आपको बनाना चाहते हैं। अगर आप कॉलेज स्कूल में जाओगे तो स्कूल में भी टीचर आपको आदर्श रूप में ही देखना चाहते हैं। यानी उनके जो नियम बनाए हुए हैं, उन्हीं नियमों के अनुरूप अगर आप करते हो, तो एक आप अच्छे व्यक्ति हो। और अगर आप एक अच्छे व्यक्ति बन भी जाओगे तो उससे होगा क्या? ठीक है? तो शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की शिष्य के मन की नहीं। क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहीं एक टाइप होता है और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोंक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचलकर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए। ठीक, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट देखिए कि जो शेखर है उसे जाति की समझ कब होती है कि जाति क्या चीज होती है। ठीक है, जब जाति व्यवस्था से शेखर का संपर्क कब होता है या उसके समझ में ये बात कब विकसित होती है, तो बचपन में वह अपने पड़ोस में एक लड़की थी उसके साथ खेलता था। तो देखिए कि उसके खेल के साथियों में एक लड़की भी थी जिसका नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे फूला कहकर पुकारते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये लड़की कौन है? तो इसका नाम फूला है। फूला कहकर संबोधन करते थे। वह उसके पड़ोस में रहने वाली एक विधवा की लड़की थी। फूला उसके सब खेलों में शामिल होती थी और खेल ही खेल में वे दोनों एक दूसरे के घर में भी प्रवेश कर जाते थे। उसमें बालकोचित पूर्ण स्वच्छंदता थी, किंतु एक दिन उसे घर से आज्ञा मिली कि वह यदि पड़ोस वाले घर में चला भी जाए, तो वहाँ कुछ खाए पिए नहीं, कुछ भी ग्रहण न करे, क्योंकि वे छोटी जात के हैं। ठीक, तो शेखर जब छोटा था, तो वो अपने पड़ोस में जो बच्चे हुए हैं, वो आपस के बच्चों के साथ खेलते ही हैं। तो वह जो फूला नाम की लड़की है, उसके साथ खेलता था और जो फूला नाम की लड़की है, वह उसकी माँ है, वह एक विधवा थी और वह एक किसी नीची जात से संबंध रखती थी। तो उसके शेखर को ये उसके पिताजी ने या माताजी ने यह बात कही कि अगर खेलो उनके साथ, बच्चों के साथ, उसमें कोई बात नहीं है, उनके घर भी चले जाओ, लेकिन अगर वो कुछ खाने-पीने को दें, तो उसे तुम ग्रहण मत करना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो शेखर है वो ब्राह्मण परिवार से है। ठीक है? ये बात भी आप ध्यान रखना कि शेखर है वो ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ है। तो इस वजह से कि वो छोटी जात के हैं, उनके यहाँ कुछ खाना-पीना मत। ठीक है? तो शेखर को जब ये बात पता चली, तो फिर शेखर तो सोचने लगा कि यार ऐसे कैसे? तो देखिए अब नेक्स्ट बिंदु है कि शेखर लगभग 6 वर्ष का था जब उसने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वह एक पुस्तक लिखे और प्रसिद्धि प्राप्त करे। ठीक, अब जो नेक्स्ट घटना है वह है कि जो शेखर है वो 6 वर्ष का है और 6 वर्ष की अवस्था में वह एक पुस्तक लिखने की
ठानता है, ठीक है। यानी जो शेखर है उसके पिताजी पुस्तक लिखते हैं, तो जब उसके पिताजी पुस्तक लिखते हैं तो वो भी पूछता है कि ये पुस्तक क्यों लिख रहे हो या इसका क्या होगा? तो उसके पिताजी बताते हैं कि ये मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, इसमें मैं चित्र भी बनाऊँगा, फिर ये प्रिंटिंग में जाएगी, तो फिर इस चीज़ से बहुत सारी किताबें निकलेंगी और सेम टू सेम वैसे ही चित्र होंगे। तो शेखर सोचता है फिर तो मैं भी ये किताब लिखूँगा, और फिर शेखर है वो पहली किताब अपनी फूलों की किताब लिखता है, ठीक? दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मैं आपको किस तरह के तथ्य बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट 2024 में अगर पीवाईक्यू की बात करोगे, तो शेखर एक जीवनी इस उपन्यास से जो प्रश्न पूछा हुआ था, वह पूछा हुआ था कि शेखर ने अपने जीवन की जो पहली कविता है, वह कब लिखी थी या कौन से भाग में लिखी हुई थी, समझ रहे हो आप? तो वो दूसरे भाग में लिखी हुई थी, अभी वो आगे वो भी आएगा। नहीं, इसी में लिखी हुई है, पहले में ही। तो देखिएगा, तो सबसे पहले जो शेखर ने किताब है, वो फूलों की किताब बनाई थी, ठीक? फिर है कि 6 महीने बाद, नेक्स्ट बिंदु है कि 6 महीने बाद अमेरिकन मिस्टर गैस उसके टीचर थे। यानी फिर 6 महीने बाद शेखर शेखर की उम्र 6 वर्ष है। 6 वर्ष के बाद जब 6 महीने और बीतते हैं, तो शेखर के पिताजी उसकी ट्यूशन लगाते हैं और एक अमेरिकन टीचर है, जो मिस्टर गैस हैं। उसके पहले अध्यापक कौन हैं? तो ये ध्यान रखिए, मिस्टर गैस हैं, ये उसके पहले अध्यापक हैं और टीचर हैं, जो उसे पढ़ाने आते हैं। मिस्टर गैस ने मुस्कुराकर कहा, "अच्छा, सुनो तो।" शेखर ने तत्काल कुछ गाती-सी आवाज़ में कहा, यानी एक बार जो शेखर है उसने एक कविता लिखी और कविता लिख कर के वह अपने टीचर को कहता है कि मैंने एक कविता लिखी हुई है, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊँ? तो जो टीचर है वो कहता है, ठीक है सुनाओ। तो टीचर कहता है, जो शेखर है उसने जो कविता लिखी हुई है वो ये है कि माय टीचर नेम इज़ मिस्टर गैस, इफ जी इज़ गॉन देन ही इज़ एन एस। यानी मेरे टीचर हैं उसका नाम मिस्टर गैस है, अगर गैस में से आप जी हटा दोगे तो जो बचे वह है एस, एस माने गधा, ठीक है? तो जो टीचर है वो नाराज़ हो जाता है, यार ये कैसा बच्चा है, ठीक है? तो मेरे गुरु का नाम मिस्टर गैस है, यदि जी हटा दिया जाए तो वे एस यानी गधा हो जाएँगे। शेखर ने शशि को पहले-पहल जब देखा था, तो ये घटना आप ध्यान रखिएगा। तो इस घटना से आप यही ध्यान रखिएगा कि जो शेखर के पहले अध्यापक हैं, उनका नाम मिस्टर गैस है और वह एक अमेरिकन है, ठीक? और जो नेक्स्ट बिंदु है, वह है कि शेखर ने शशि को पहले-पहल तब देखा, जब उसकी आयु कोई 4 वर्ष की थी, ठीक? और शशि की 3 से कुछ अधिक। शशि की माँ विद्यावती शेखर की माँ की बहन लगती थीं और इसी नाते अपनी लड़की के साथ उनसे मिलने आई थीं और उनके पास ठहरी थीं, ठीक? तो शेखर और शशि का जब मिलन होता है, तब इनकी उम्र ध्यान रखिएगा, क्योंकि उम्र से आजकल प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो शेखर और शशि जब आपस में पहली बार मिलते हैं, तो शेखर की आयु 4 वर्ष है और शशि की आयु 3 वर्ष है, ठीक? जब वो मिलते हैं, और और जो शशि का रिश्ता है, वो आपस में भाई-बहन का है, जो क्योंकि जो शेखर की माँ है और जो शशि की माँ है, शशि की माँ का नाम विद्यापति है, मैंने पहले ही आपको बताया, तो ये आपस में बहन-बहन हैं, तो इस वजह से वो उसकी मौसी हुईं, ठीक? तो शेखर की बहन का नाम था सरस्वती, यानी जो अब शेखर की बहन है उसका नाम है सरस्वती, ठीक? तो वह शेखर से 5 वर्ष बड़ी थी। उसके बाद शेखर से बड़े 2 भाई थे, ईश्वर दत्त और प्रभु दत्त। यानी इसका जो वर्णन है वो उपन्यास में आया हुआ है। तो शेखर की बहन का नाम सरस्वती है, वह शेखर से 5 वर्ष बड़ी है। यानी जो वो है, जो शेखर की बहन है सरस्वती, वह शेखर से 5 वर्ष बड़ी है। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैंने जो शेखर की बहन सरस्वती है, जो शुरू में मैंने आपको पात्र परिचय बताया, ऐसा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि वहाँ मैंने इसकी उम्र 3 वर्ष बताई है। तो अगर मैंने वहाँ 3 वर्ष बताई हो, तो उसे आप गलत करके 5 वर्ष कर लीजिएगा, ठीक है? हो सकता है मेरे से भूल हो गई हो। तो वह शेखर से 5 वर्ष बड़ी थी। उसके बाद शेखर से बड़े 2 भाई थे, ईश्वर दत्त और प्रभु दत्त। शेखर का जन्म का नाम तो बुद्धदेव ही रखा गया था, पर विद्यावती ने उसे देखते ही जाने क्या सोचकर उसकी माँ से कहा था, बहन इसका नाम चंद्रशेखर रखो, ठीक? तो मैंने आपको बताया था कि जो शेखर के पिताजी हैं, उन्होंने शेखर का नाम बुद्धदेव रखा हुआ था और जो शेखर की माँ हैं, उन्होंने शेखर का नाम टाऊ रखा था, ठीक है? लेकिन जो शेखर का नाम जो चंद्रशेखर रखा, वो किसने रखा? तो वो शशि की माँ और यानी जो शेखर की मौसी हैं विद्यावती, उन्होंने रखा हुआ है, ठीक? नेक्स्ट बिंदु है कि एक दिन माँ के नाम एक चिट्ठी आई, माँ ने उसे पढ़ा, पढ़कर चुप बैठी रह गईं, आँखों में आँसू भर आए। पिता ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या है? तो चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी।
पिता भी पढ़कर पहले चुप ही रहे, फिर जैसे कुछ सोचते हुए बीच-बीच में जोर-जोर से पढ़ने लगे। रामचंद्र भर्ती हो गया है और लाम पर जा रहा है। शेखर कुछ समझा नहीं। इसके वर्ष भर बाद जब उसे मालूम हुआ कि भर्ती क्या चीज होती है, तब विचारों की किसी अज्ञात कड़ी ने उसे रामचंद्र मामा की याद दिला दी और उसने माँ से पूछा, माँ, मामा कब आएंगे? ठीक है। तो ये घटना तब की है जब जो शेखर के मामा हैं, तो शेखर के मामा एक फौजी हैं और जो उपन्यास लिखा गया है वो 1940 के समथिंग लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। तो 1940 समथिंग वहाँ पे जो द्वितीय विश्व युद्ध है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ये तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, क्योंकि शेखर छोटा है, तो उपन्यास 1940 में लिखा गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध होगा तो 1916 के आसपास जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो भारतीय सेना है वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ती है। तो ये शेखर के मामा हैं रामचंद्र, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो शेखर के मामा हैं जो रामचंद्र, ये युद्ध लड़ने के लिए यहाँ से जाते हैं भारत की तरफ से। तो उन्हीं का पत्र आता है। ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बिंदु है कि इसीलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसीलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। सरस्वती ने शेखर से मृत्यु का जवाब दिया। ठीक है। यानी शेखर है वह मृत्यु के बारे में जब उसका पहले पता चलता है कि मृत्यु भी होती है, क्योंकि उसके मामा की एक बार इसी में मृत्यु हो जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ रो रही है, तब वो पूछता है। तो शेखर का जो सबसे जो प्रश्नों को उत्तर दे सकता है, शेखर के प्रश्नों का, वह उसकी बहन सरस्वती ही है। ठीक है। यानी सरस्वती से ही भी वो अपने जैसे प्रश्न आए उनका जवाब सरस्वती ही देती है। ठीक। तो शेखर एक बार मृत्यु के बारे में पूछता है, तो जो सरस्वती है वह कहती है कि मृत्यु से लोग इसीलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसीलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। ठीक। तो ये पंक्ति आप ध्यान रखिएगा। फिर है प्रतिभा। जो प्रतिभा है, मिस प्रतिभा लाल, इसका परिचय शेखर से बाग में होता है। ठीक है। शेखर ने जानबूझकर इसका कोई इंगित नहीं दिया कि यह अच्छा फिर आने के बारे में है या नाम के बारे में। जंगल में परिचय, यानी जो प्रतिभा नाम की जो पात्र है उसका परिचय शेखर से जंगल में होता है, जब वो जंगल में भटक रहा होता है, ऐसे ही घूम रहा होता है। ठीक है। अब जो अब हम देखते हैं जो सेकंड खंड है हमारा, बीज और अंकुर। तो प्रथम खंड की हमने जो भी घटनाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इस उपन्यास से, दोस्तों देखिए उपन्यास बहुत बड़ा होता है और उस पूरे उपन्यास में से कुछ घटनाओं को चुनना बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो मैंने वही घटनाएं ली हुई हैं जिन घटनाओं से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम दूसरा जो खंड है, बीज और अंकुर, अब इसके जो घटना है उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए कि इस जो खंड है इसकी जो शुरुआत होती है वो इस प्रकार होती है कि शेखर है, शेखर के पास एक कुत्ता भी है। तो कुत्ते का नाम था तैमूर। यानी अब शेखर थोड़ा बड़ा हो गया है और उसका जो साथी है, उसकी जो मित्रता है वह हो गई है एक तैमूर नाम के कुत्ते से। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। शेखर उसे विशेष प्यार नहीं करता था, किंतु कुत्ता सदा उसके पीछे रहता था। ठीक। गणेशी नेक्स्ट है कि गणेशी जात का एक डोम है। शेखर के पिता की देखरेख में कुली का काम करता है। छुट्टी के समय वो आतिशबाजी तैयार करता है। यानी एक और है जो गणेशी गणेशी नाम का पात्र आता है शेखर के जीवन में या शेखर के घर से संबंधित। वो जात का क्या है, तो डोम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये है वह शेखर के यहाँ काम करता है, यानी शेखर के पिताजी का नौकर है। ठीक, कुली का काम करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बिंदु है कि शेखर के पिता ने नया मकान लिया है पटना शहर में गंगा के किनारे पर। ठीक। शेखर के पिता म्यादी बुखार से बीमार पड़े थे और ईश्वर दत्त कभी कभी टेलीफोन पर डॉक्टर को बुलाया करता था। अब दोस्तों ये वाली घटना देखिए कि अब शेखर के पिताजी हैं वो पटना शहर में रहने लगे हैं, यानी उनका तबादला अब पटना में हो गया है। तो पटना में जब उनका तबादला हुआ तो उनका घर है वो गंगा के किनारे है। तो शेखर के पिताजी एक बार परेशान हो जाते हैं, यार बुखार उन्हें आ जाता है। तो शेखर के पिताजी हैं वो बीमार किस बुखार की वजह से होते हैं, तो मियादी बुखार बताया है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसका जो भाई है ईश्वर दत्त, वो कभी कभी टेलीफोन पर डॉक्टर को बुलाया करता था, यानी शेखर के घर पर टेलीफोन लगा हुआ था। तो उसको वो जो उसका बड़ा भाई है वो टेलीफोन को चलाना जानता था, तो वो डॉक्टर को बुलाता था। तो एक बार जो शेखर है उसने देखा कि ये डॉक्टर को ऐसे कैसे आ सकता है। शेखर के मन में ये जिज्ञासा थी, शेखर के प्रश्न ज्यादा उठते थे। तो उसने एक बार क्या किया
कि वो फिर वैसे ही फ़ोन मिलाने लगता था। तो एक बार उसने फायर को फ़ोन लगा दिया, यानी दमकल को फ़ोन लगा दिया। एक बार उसने किसी कागज़ लाने वाले को फ़ोन लगा दिया। तो फिर बाद में जब पता चला, तो फिर उसे उस घर की चाबी नहीं दी जाती थी। ठीक? नेक्स्ट बिंदु है कि असहयोग की एक लहर आई और देश में उसमें बह गया। यानी असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, तो असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया, तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे, वही पहनने लगा। यानी जो असहयोग आंदोलन है, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, तो उसमें जो पश्चिमी चीज़ें हैं, यानी जो विदेशी चीज़ें हैं, उनका बायकॉट होने लगा और जो विदेशी कपड़े हैं, उनकी होलियाँ जलाई जाने लगी। तो शेखर ने देखा कि ये सब हो रहा है, तो शेखर तो अपने देश से प्रेम करता था, तो उसने जितने भी घर में कपड़े थे, वो सारे लिए और जला दिए। इस वजह से शेखर को बहुत मार भी पड़ी। इसमें एक नारा आया हुआ था कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। ठीक है, तो ये नारा आप ध्यान रखिए कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। यह किस उपन्यास में आया हुआ है? तो ये शेखर एक जीवनी में आया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिंदु क्या है? नेक्स्ट बिंदु है कि शेखर को अपना पूरा नाम लिखना हो तो लिखना पड़ता था चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित, या अंग्रेजी में CH पंडित। ठीक है, तो शेखर अपना पूरा नाम क्या लिखता था? तो चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि उसके हरिदत्त पंडित उसके पिताजी का नाम है, तो पिताजी का नाम भी साथ में उसे जोड़ना होता था। लेकिन शेखर है, उसे ये अच्छा नहीं लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे पिताजी उसकी जो सत्ता है, यानी पिताजी उस पर अपना अधिकार जमाना चाह रहे हों, इसलिए वह ये नाम काट भी देता था। और एक बार उसने ये हरिदत्त पंडित काट कर लिख दिया शेखर द सन ऑफ नेचर। ठीक है, यानी शेखर अब प्रकृति का पुत्र है। तो एक बार उसके पिताजी ने देखा, तो फिर उन्होंने कहा, अरे ऐसे कैसे? तो फिर उन्होंने काट के फिर हरिदत्त पंडित लिख दिया। और नेक्स्ट देखिए कि जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है, जिनके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे, तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पंक्तियां हैं, ये ऐसी उपन्यास की हैं कि जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है, जिनके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे, तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे। ठीक दोस्तों, ये 2 बार मैंने इसलिए बोली है क्योंकि ये पंक्तियां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अगर ये पंक्तियां देकर पूछ दी जाए कि ये किस उपन्यास से ली गई है, तो आपको ध्यान रहे। ठीक, अब नेक्स्ट बिंदु है, 1 मिनट साथियों। नेक्स्ट बिंदु देखिए कि शेखर अपने पिता का उपासक था। प्राय लोग संतान पर माँ के प्रभाव की बात कहा करते हैं। बहुतों का विश्वास है कि सभी असाधारण व्यक्तियों पर उनकी माँ का प्रभाव रहा होता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पुत्रों पर माँ का प्रभाव पुत्रियों पर पिता के प्रभाव की तरह नकारात्मक होता है। वह स्थिरता देता है, उत्थान में भी उतना ही बाधक होता है जितना कि पतन में। यूँ कहना चाहिए, माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर, सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र, माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं होती है। यह खास बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न और संतुष्ट हैं, जो जीते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरे में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, ठीक, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, ज्वारी, पतित से पतित मानवता के प्रेत, अच्छे और बुरे, उनके लिए साधारणता नहीं है, वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? शेखर साधारण नहीं था, और वह अपने पिता का उपासक था। ठीक, तो माना जाता है कि जो पुत्र है वह माता की ओर आकर्षित होता है, और जो बेटी है वह पिता की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है या बनती है। अगर आप बात करोगे अपने सामान्य जीवन में भी, तो आप देखोगे कि जो लड़की हैं वो अपने पिता से ज़्यादा हिल-डोल सकती हैं या बोल सकती हैं,
माँ से इतना नहीं बोल सकती या माँ को इतना उल्लू नहीं बना सकती, क्योंकि माँ को तो सब पता है, क्योंकि माँ भी कभी एक बेटी थी। लेकिन जो पुत्र है, और पुत्र वो पिता से ज़्यादा दूरी नहीं रखता, मतलब ज़्यादा मेल-जोल नहीं रखता, या पिता से उसकी उतनी बात नहीं होती, या पिता से वह बात नहीं कह सकता जो अपनी माँ से कह सकता है, ठीक है? लेकिन तो ये एक सामान्य लोग होते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कोई पुत्री अपनी माँ से अति लगाव रखे या माँ की ओर आकर्षित हो, या कोई पुत्र है जो अपने पिता की ओर आकर्षित हो, ये लोग असाधारण होते हैं, ठीक है? तो ये बात इसमें बताई गई है, ठीक? अब हम बात करते हैं तीसरा जो खंड है हमारा, प्रकृति और पुरुष। तो इस खंड की हम जो भी घटनाएँ हैं उनको देखेंगे। 1 मिनट साथियों। हाँ, तो अब तीसरे खंड की घटनाएँ देखिए, कि शेखर था और सरस्वती थी और कहीं कोई नहीं था जिसे हम संसार कहते हैं, उसका अस्तित्व मिट गया था। यानी अब शेखर के जीवन में और कोई नहीं है, शेखर ने सबसे एक वो दूरी बना ली है, और अब शेखर और सरस्वती 2 में ही बात होती है। यानी शेखर अब सिर्फ़ अपनी बहन जो सरस्वती है उसी से बात करता है, ठीक? शेखर को लगता था कि जिस प्रकार जो वांछित है, प्रिय है और समझने और सहानुभूति करने वाला है, उसका पूंजीभूत रूप सरस्वती है, उसी प्रकार जो अवांछित, अप्रिय, न समझने वाला और कठोर है, उसका साकार रूप एक घनीभूत विघ्न उसकी माँ है। प्रत्येक काम में जब भंग होता था, तो खोज कर शेखर पाता था कि उसकी जड़ में ही कहीं माँ है। यानी शेखर को अपनी बहन सरस्वती से बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि वही उसके प्रश्नों का उत्तर देती थी। लेकिन उसकी माँ है तो वो सरस्वती को काम में लगा लेती थी, तो शेखर को ये अच्छा नहीं लगता था, ठीक है? और नेक्स्ट बिंदु देखिए, कि शेखर के पिता दौरे पर गए थे। एक दिन शेखर ने उनकी डाक पर पते ठीक करते हुए एक कार्ड पढ़ा और पढ़कर सन्न रह गया। सरस्वती की शादी की बात थी। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। जाने कौन से कब के पढ़े किसी किस्से का यह एक वाक्य शेखर के सामने नाचने लगा। उसे लगा, इसमें एक कठोर निर्णय है। शादी के बाद अपने पति के घर चली गई, बस चली गई, जीवन समाप्त हो गया। हरेक को ऐसे ही जाना है, और उस किस्से में यह ऐसे लिखा था जैसे बिल्कुल मामूली बात है, बस चली गई और क्या। ठीक। तो शेखर के पिता हैं वह कहीं गए हुए थे। तो जब घर में जो चिट्ठी आती थी, तो शेखर को एक चिट्ठी ऐसे ही मिल गई। तो जब उसने चिट्ठी देखी, तो उसमें उसकी बहन सरस्वती के शादी की बात लिखी हुई थी। तो जब उसने वो बात पढ़ी, तो उसे एक वाक्य और ध्यान आया, एक घटना और उसे ध्यान आई, कि उसने कभी पहले पढ़ा था कि जो रमा है, वह अपने पति के साथ चली गई, यानी उसकी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ चली गई। तो शेखर सोचता है कि अब उसकी बहन भी उससे दूर चली जाएगी और पता नहीं वो कहाँ जाएगी, ठीक? तो उसे इतना पता नहीं था। तो उसी का है कि बस चली गई और क्या। शेखर ने डाँक पटकी और घर के बाहर चला गया। उन दिनों शेखर के पिता की बदली दक्षिण में हो गई थी। पश्चिमी घाट के पहाड़ों में ही वे रहते थे। वहाँ की पहाड़ियों में शेखर भटका किया, ठीक? दोस्तों एक बात याद रखना, शेखर के जो पिताजी हैं, उनका तबादला मुख्य रूप से 4 जगह हमें देखने को मिलता है। ये आप ध्यान नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले वो लखनऊ में होते हैं, ठीक है? लखनऊ में होते हैं। लखनऊ के बाद उनका तबादला कश्मीर में होता है, ठीक है? कश्मीर के बाद फिर वो पटना में भी आते हैं, ठीक है? पटना में उनका तबादला होता है। पटना के बाद फिर वो दक्षिण में चले जाते हैं। दक्षिण में भी जो त्रावणकोर है वहाँ पर, ठीक है? त्रावणकोर जगह है वहाँ पर, ठीक? पश्चिमी घाटियों में। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि पथ की खोज में 2000 मील सब लोग लाहौर पहुँचे, ठीक? जिस रात भावरा पड़ती थी, उस रात शेखर ने कहा, मैं भी चलूंगा। उसे 103 डिग्री का बुखार था। सबने मना किया, पर वह नहीं माना। मेरी बहन की शादी है और मैं नहीं देखूंगा। यानी जब शेखर की बहन सरस्वती है, उसकी शादी होती है, तो शादी उसकी लाहौर में होती है। लाहौर में जब शादी होती है, तो सब लोग वहां पर जाते हैं। तो शेखर उस समय बहुत परेशान था, उसको बुखार हुआ था और बुखार उसे 103 डिग्री था। सब लोगों ने मना किया था कि तू इतनी दूर से वहाँ कहाँ जाएगा, लेकिन शेखर नहीं माना, तो शेखर भी आता है, ठीक? नेक्स्ट है कि उसे क्रोध हो आया कि मेरी यह जो अभूतपूर्व दशा थी, यह क्यों और किसी की भी हो चुकी है। तब शेखर ने कहा, नहीं, मैं प्रेम नहीं करता, नहीं करूँगा।
और क्योंकि कविता उसे हर समय इसकी याद दिलाती थी, इसीलिए उसने कविता पढ़ना भी छोड़ दिया। अब उसने गहन से गहन विषयों की पुस्तकें निकालकर पढ़नी शुरू की। सबसे पहले नीत्शे का 10 स्पेक, ज़राथस्ट्रा, फिर डार्विन की विकासवाद संबंधी किताबों से शंकर विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की जीवनियाँ, डॉक्टरी की किताबें, होम्योपैथी, मानसिक रोग संबंधी साहित्य, शरीर विज्ञान, प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं और खाद्य विज्ञान तक पुस्तक कोई कोई हो, कैसी हो, जरूरी केवल यह था कि वह ऐसी हो कि पढ़ने में रुचि न हो, मन को ठोंक पीट कर पढ़ी जा सके। ठीक है। यानी एक बार शेखर को क्या हुआ, जब शेखर की बहन सरस्वती चली गई तो फिर शेखर बिल्कुल अकेला पड़ गया। वो उसके साथ ऐसा कोई नहीं था जो बात करने वाला हो। तो फिर शेखर कविताएं पढ़ने लगा। तो फिर कविताओं से भी उब गया। तो फिर उसने पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया और नए ज्ञान का आभास लेने लगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए कि अभी ये प्रश्न गूंज ही रहे थे कि सरस्वती का पत्र आया, लड़की मर गई। माँ ने पढ़कर पिता से कहा, उसने लिखा है कि लड़की 8 मासी थी या 8 मासी थी। फिर कुछ ऐसे भाव से कि यही होना था, उन्होंने कहा, हाँ हाँ। 4 दिन और 6 घंटे की होकर लड़की मर गई और माँ कहती हैं, सरस्वती ने लिखा है कि लड़की 8 मासी थी। यह और नया रहस्य क्या है? शेखर ने मौका पाकर रसोइये से पूछा, 8 मासा बच्चा कैसा होता है? यानी एक बार बात ये हुई कि जो सरस्वती है उसकी बहन, उसका पत्र आया कि उसके एक लड़की ने जन्म लिया है और वह लड़की 8 मासी थी, यानी 8 मास में ही वो पैदा हुई थी। तो और उसका वो मुश्किल से 6 घंटे या 4 दिन और 6 घंटे होकर लड़की मर गई। यानी वह लड़की है, वो 4 दिन और 6 घंटे जी कर के फिर खत्म हो गई। ठीक है? यानी बच्चा जल्दी ही जन्म ले लिया बच्चे ने, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो जब पत्र आया तो उसमें लिखा हुआ था कि शेखर की लड़की हुई और वो 8 मासी लड़की थी। तो शेखर चक्कर में पड़ गया, ये कौन-सा नया वो है? कि 8 मासी लड़की क्या होता है? तो उसने फिर क्या किया कि उनके यहाँ जो रसोइया था, जो खाना बनाने आता था, तो उसने उससे उससे पूछना चाहा। ठीक? तो शेखर ने मौका पाकर रसोइये से पूछा कि 8 मासा बच्चा कैसा होता है? तो वो उत्तर मिला उसे कि जो 8 मास बाद पैदा हो जाए। क्या मतलब? किससे 8 मास बाद? यानी शेखर को वो जवाब देते हैं कि जो बच्चा 8 मास में पैदा हो जाए। तो शेखर कहता है 8 मास में पैदा हो जाए मतलब कब से 8 मास? यानी वो 8 मास कब से जोड़े जाएँगे? तो बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है ना, इसे गाँठ में बाँधते हुए शेखर ने पूछा, वहाँ कैसे आता है? यानी फिर वो जवाब देते हैं कि बच्चा वैसे 9 महीने का होता है, 9 मास माँ के पेट में रहता है। तो फिर शेखर को पता लगा कि 9 मास माँ के पेट में रहता है, तो फिर जो शेखर है वो पूछता है कि वह वहाँ आता कैसे है? ठीक? वहाँ कैसे आता है? रसोइया हँसने लगा। बोला, शेखर बाबू यह अत्ती से पूछो। और उस युवती नौकरानी की ओर इशारा करके और भी जोर से हँसने लगा। यानी जो रसोइया है उसके साथ एक महिला भी काम करती थी जिसका नाम अत्ती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अत्ती जो कैरेक्टर है, तो ये शेखर के यहाँ रसोइया का काम करती है। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिए। तो वो कह देता है कि शेखर तुम, मुझे नहीं पता, अत्ती से ही पूछ लो। ठीक? अब नेक्स्ट बिंदु है इस खंड का। तो नेक्स्ट बिंदु देखिए कि जो इस खंड में शारदा से मिलन होता है। तो इस अंधकार के पट पर बिजली की तरह थिरती हुई आई एक रेखा, शारदा। शेखर के पिता का बंगला बबूल के वृक्षों और झाड़ियों से घिरे हुए एक पहाड़ के अंचल में है। उनके घर के सामने तलहटी के पार पहाड़ के शिखर पर, ठीक, वे वहां पहुंच चुके हैं। यूकोलिप्टिक के वृक्षों का छोटा सा कुंज पा करके वे उनके बंगले में घुस आए और प्रारंभिक परिचय इत्यादि हो चुका है। जब वह और उसकी माँ बंगले के बाहर लगे हुए तख्ते पर बंगले का नाम गरुड़ नीड़ पढ़कर भीतर घुसे, तब उन्होंने देखा बंगले के सामने घास पर गृह स्वामिनी बैठी है। यानी इसमें बताया गया है कि शेखर और शेखर की माँ जो शारदा है उसकी प्रेमिका, उसके घर पर गए हैं। ठीक है? तो उसके घर पर गए हैं तो उसके घर के बाहर जो उसके बंगले का नाम लिखा हुआ है, तो वो क्या लिखा हुआ है? गरुड़ नीड़। ठीक? तो जो शारदा है उसकी माँ बैठी हुई है और उसके पास एक युवती, और इन दोनों से कुछ दूर पर मटर की बेलों के मध्य में खड़ी एक लड़की फूल तोड़ रही है। पैरों की आहट सुनकर उसने चौंक कर आगंतुकों की ओर देखा, फिर जल्दी से अपने खुले बालों में अटके हुए फूलों को छिपाती हुई अंदर भाग गई।
तब दोनों बैठी हुई स्त्रियां उठी और स्वागत को बढ़ आईं। ठीक। अब नेक्स्ट बिंदु है वह है, तो ये पंक्तियां दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते, ना उसकी अंधविश्वास की सर्वग्राहिणी लहर के आगे संदेह की कंदराएं, बुद्धि के पहाड़ सब समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। यानी जब नास्तिक आदमी होता है, जब वो विश्वास करने पर आता है, तो जो बड़े से बड़े पंडित हैं, जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं, वह भी उसके सामने नहीं टिक पाते। यानी वो प्रत्येक वस्तु में आस्था करने लगता है। ठीक। अब है कि परीक्षा देने शेखर है वो लाहौर जाता है शशि के घर। ठीक है। तो जो मिडिल की परीक्षा है वह देने जाता है। तो दूसरे दिन समाचार आया कि परीक्षा की तारीख बदल गई और शेखर को तत्काल जाना होगा। एक ओर घर के कुचल देने वाले वातावरण से निकल जाने की उत्सुकता और दूसरी ओर शारदा के विचार से उत्पन्न उद्वेग, दोनों को मन में छिपाए ही तीसरे दिन शेखर लाहौर की ओर चल पड़ा। ठीक है। तो शशि का घर कहाँ पर है, तो ये भी आप ध्यान रखिए, शशि का घर लाहौर में है। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी, यानी जो शेखर है वहां पर लाहौर में ही। तो उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वह कुछ पगल सी, यानी पागल सी, उसकी आंखें भी भेंगी थी और आसपास के लड़के उसे आती जाती देखते तो एक स्वर से पुकार उठते, सुमित्री, कानी, तीतरी। ठीक। अब एक बार की बात है, ये वाली घटना, कि शेखर वैसे ही बैठा था और गीत गोविंद के दो पद धीरे धीरे गुनगुना रहा था, इतना अनमनमयस्क के वह स्वयं भी नहीं जानता था। यानी जो गीत गोविंद है विद्यापति की रचना है, ये आप जानते हो, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेखर एक जीवनी में इस पुस्तक का वर्णन आया है और इस पुस्तक को शेखर के पिता हैं वो पढ़ते थे। ठीक है। तो गीत गोविंद के संबंध में अगर आपको ध्यान हो तो इसके बाद इसके संबंध में शुक्ल जी भी कोई बात कहते हैं, अगर आपको पता हो तो आप वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि जैसे विद्यापति के गीतों को कुछ लोगों ने, नहीं नहीं, जैसे गीत गोविंद के पदों को कुछ लोगों ने चश्मा लगाकर अश्लीलता ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो अनमयस्क की वह स्वयं भी नहीं जानता था, यानी वो बैठा ये गीत गोविंद के पदों को गा रहा था। तो जब उसके पिता ने ये गीत उसके सुने तो उसके पिता ने कहा कि तूने गीत गोविंद पढ़ी है। तो उसने कई बार पिता को ये पद गाते सुना था, इनका अर्थ वह नहीं जानता था, पर इनके शब्दों में कुछ ऐसा माधुर्य था कि उसे पहली बार सुनने पर ही याद हो गए थे और वह बेस बहुधा उन्हें दोहराया करता था। तभी पिता आए और शेखर को गाते सुनकर बोले, यह तुमने कहाँ से पढ़ा? शेखर कहता है, मुझे याद है। पिता ने टूककर क्रुद्ध स्वर में पूछा कि तुमने गीत गोविंद पढ़ा है कि नहीं? फिर ये कहाँ से सीखा? आप गाया करते हैं, मैंने सुनकर याद कर लिए। बहुत दिनों से पिता ने शेखर को पीटा नहीं था, वे शायद उसे वयस्क समझने लग गए थे, लेकिन उस समय उन्हें ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने 3-4 तमाचे उसके लगा दिए। पता नहीं हो क्या गया है, सब लड़कों को गंदी गंदी बातें ही सीखते हैं। शेखर ने मन ही मन निश्चय किया कि कैसे भी हो गीत गोविंद अवश्य पढ़ना है। ठीक है। यानी शेखर के पिता ने ये गीत गोविंद खुद गाया करते थे पदों को, तो उनको शेखर ने सुन लिया था, तो वो उसे याद हो गए थे। तो एक दिन जब वो ऐसे ही गुनगुना रहा था तो शेखर के पिता ने कहा कि तूने कहाँ से सीखा? तो फिर शेखर ने कहा कि अब गीत गोविंद ही पढ़ेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिंदु है कि शेखर के घर से कुछ दूर पर दूसरा घर था, जिसके बाहर धूप में आराम कुर्सी पर प्राय एक 18-19 वर्ष की लड़की लेटी रहती थी। उसका नाम शांति था। ठीक है दोस्तों, तो ये शांति नाम की कैरेक्टर है, ये भी शेखर के जीवन में आती है। शेखर ने सुना कि वह तपेदिक से आक्रांत थी, यानी जो शांति है वह तपेदिक से पीड़ित है और तभी वैसे पड़ी रहती थी। शेखर ने यह भी सुना था कि वह बहुत दिन जिएगी नहीं, और जब से उसने यह सुना तब से अक्सर सबकी आंख बचाकर वह अपने घर के एक ओर खड़ा होकर शांति की ओर देखा करता था। कभी उसके मन में दया उत्पन्न होती, कभी सहानुभूति, कभी बहुत खिन्न होने पर वह शांति से ईर्ष्या भी कर लेता कि उससे इस जीवन से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि शांति ने चित्र ले लिया और देखते ही बोली। एक बार फिर जो जो शेखर है वो शांति से मिलने के लिए जाता है, तो शांति ने चित्र ले लिया, देखते ही बोली, अरे यह तो मेरे पास भी है।
सच कहकर शेखर अपने स्थान पर बैठ गया। चित्र रोजेटी का बनाया हुआ बिएटा बिएट्रिक्स था, जिसे प्राय ग्लोरी ऑफ डेथ कहते हैं। ठीक है, तो शेखर एक चित्र बनाकर लेकर उसके सामने गया हुआ था। तो वह चित्र किसका बनाया हुआ था? तो वो रोजेटी का चित्र बनाया हुआ था, जिसे ग्लोरी ऑफ डेथ कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि शेखर जब शांति से मिलता है तो शांति तपेदिक से पीड़ित है और वह उसके सामने रोजेटी का चित्र बनाकर ले जाता है। ठीक, शांति ने कहा, किसी दिन यह ग्लोरी मेरी भी होगी। और एक विषादपूर्ण हंसी हंसती। शेखर कुछ उदास सा हो गया, फिर बोला, इसे ग्लोरी ऑफ डेथ कहते हैं, वह गलत नाम है, असली नाम है बिएटा बीट्रिक्स, यानी बीट्रिक्स की समाधि। रोजेटी की स्त्री एक बार बेहोश हो गई थी, उसी का चित्र उसने बनाया था। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिंदु है कि शेखर फिर सदा की भांति पुस्तकों की शरण में गया। उसने एक किताब देखी हुई थी, व्हाट ऑल मैरिड पीपल शुड नो। यही किताब उसने निकाली और घर से बाहर जाकर एकांत स्थल में पढ़ने लगा। वह जानता था कि यह पुस्तक उसके लिए नहीं है, लेकिन अनुभव से उसने यह भी सीख लिया था कि जो बातें वह जानना चाहता है वे उन्हीं पुस्तकों में हैं जो उसके लिए नहीं है। यानी शेखर एक जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु के लिए वह जब भी प्रश्न पूछता है, जो वो ऐसी बातें पूछता है जो रहस्यमात्मक होती हैं बच्चों के हिसाब से, यानी जो एक प्रकार से जो बातें बच्चों को बताई नहीं जा सकती, उन्हीं बातों को पता लगाने के लिए शेखर रहता है। ठीक है, तो शेखर को वो लोग बात बताते नहीं हैं। तो फिर शेखर सोचता है कि जो मुझे लोग बातें बताते नहीं हैं और जिन पुस्तकों से मुझे दूर रखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्हीं पुस्तकों से मुझे वो बातें सीखने को मिलेगी। तो ये सबसे पहली पुस्तक है, वह शेखर कौन सी पढ़ता है ये पुस्तक? तो वो है व्हाट ऑल मैरिड पीपल शुड नो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ज्ञान में न सुख है न जुगुप्सा, लेकिन पढ़ते हुए शेखर को एक जुगुप्सामय सुख और एक सुखमय जुगुप्सा का अनुभव हो रहा था। वह कारण दोनों का नहीं जानता था, लेकिन एक विचित्र कंपकपी एक रोमांच सा उसके कंधों से लेकर भुजाओं तक, पीठ को कपाता हुआ पैरों तक चला जाता था और उसके अवयवों में जहां तहां एक विवश अनियंत्रित स्पंदन या फड़कन उठ रही थी। वह जो कुछ पढ़ रहा था सब ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा था, लेकिन काफी कुछ समझता जा रहा था और अधिकाधिक व्यग्रता से पढ़ता जा रहा था। एक एक अध्याय निर्वाचन, वर में क्या गुण देखने चाहिए, कन्या में क्या गुण देखने चाहिए, दोष जिनसे बचना चाहिए, वरण कोर्टशिप, विवाह, संयम और तब गर्भाधान। यानी ये सब बातें अब शेखर को पता चल गई कि बच्चा कैसे होता है, गर्भाधान कैसे होता है। जो भी उसकी समस्या थी, जो भी उसके प्रश्न थे, वह हल हो गए इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक, फिर है नेक्स्ट बिंदु कि दुनिया शेखर के आगे खुल गई। वह सब कुछ समझ गया। जो अस्पष्ट संकेत उसने देखे थे, जो पुकारें सुनी थी, जो उत्तेजनाएं पाई थी, जो दंश सहे थे, सब सुलझ गए। माँ का छाती पीटना, पिता का क्रोध, नाचती हुई जिन्निया की नंगी टांगें, अमृतसर की वेश्या, रसोइया का व्यंग, अत्ती की नंगी पीठ, गीत गोविंद के पद, अठमसा बच्चा, छिन्नमस्ता के नीचे पुरुष और प्रकृति का चित्र, कविता का सुख और हाँ सरस्वती की लज्जा, शांति के आंसू, सावित्री का मौन, शशि का आग्रह, शारदा का कंपन, सब एक ही सूत्र में गुथ गए, स्पष्ट हो गए, समझ आ गए। ठीक है, इन सब की गत एक ही ओर है, एक ही घृणित पाप कर्म की ओर, जिसे उसके माता पिता ने किया है, शारदा के माता पिता ने किया है, सृष्टि के आरंभ में प्रत्येक माता पिता करते आए हैं। यही है प्यार है, यही जिसके लिए वह शारदा को जानता था। वह अकथ्य घृणित अचिंतनीय भ्रष्टाचार। अच्छा है कि तुम मर जाओ, अच्छा है कि शारदा मर जाए, अच्छा है कि सारा संसार मर जाए, यदि यही होना है तो। यह है ज्ञान, यह है सत्य, वास्तव यह है यथार्थता, यह है ज्ञान। ठीक है, यानी जो शेखर है उसे ये सब पता चल जाता है। ठीक, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट है हमारा जो अंतिम खंड है, पुरुष और परिस्थिति। तो इसकी भी हम जल्दी जल्दी से जो घटना है उनको देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने दरअसल थोड़ी वीडियो लंबी बेशक हो जाए, लेकिन वीडियो को आप पूरा पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें से मैंने सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को लिया हुआ है जहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अब इस जो खंड की जो पहली घटना है
कि कांत शेखर के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब से उसे होश हुआ तब से वह प्रत्येक बात में अकेला ही रहने का अभ्यस्त था। यह भी अकेला कहा जा सकता है कि तब से वह अपने पर निर्भर करता आया था, लेकिन मद्रास जैसे बड़े शहर में आकर उसे एकाएक लगा वह बहुत अकेला है। उसकी आयु तब कुल 15 वर्ष की थी और इन 15 वर्षों में वह कभी घर की छाया से बाहर नहीं निकला था। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो शेखर की जो 15 वर्ष आयु बताई गई है, ये तब की है जब वो हॉस्टल के लिए जाता है। ठीक है, तो हॉस्टल के लिए जब वो जाता है तब उसकी उम्र कितनी थी, तो 15 वर्ष थी। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। कॉलेज में नाम लिखवाकर फीस चुकाकर हॉस्टल में अपने कमरे में सामान रखकर शेखर बिस्तर बिना खोले ही उसे चारपाई पर डालकर धप से उस पर बैठ गया और छुटकारे की लंबी सांस लेते हुए बोला, हप। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, रामा, एक और नया जानवर आ गया। यानी हॉस्टल में तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। यानी हॉस्टल में एक तरीके से आदमी तो नहीं रहते, जानवर ही बोला जा सकता है उन्हें। संयोग से मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हॉस्टल की जिंदगी कैसी होती है। तो देखिए नेक्स्ट है कि किसी खड़खड़ाहट का शब्द सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। द्वार पर एक युवक खड़ा था और भीतर आने की अनुमति पाने की प्रतीक्षा में था। उसके चेहरे पर एक विनयपूर्ण मुस्कान थी। शेखर ने कहा, आइए, और इधर उधर देखने लगा कि उसे बैठने के लिए कौन सा स्थान इंगित करे। उसने पास आकर शेखर के ट्रंक पर बैठते हुए कहा, चिंता नहीं, मैं मजे में हूँ। आपका नाम CH पंडित है, ठीक है, यानी चंद्रशेखर पंडित। शेखर कुछ पूछने ही को था कि युवक ने कहा, मेरा नाम कुमार है। यानी जो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि जो शेखर है वह जब हॉस्टल में आता है तो वो ब्राह्मण हॉस्टल में पहले आता है और उसकी मित्रता कुमार से होती है। ठीक, और कुमार इससे पैसों का छल करता है, यानी इससे पैसे भी ऐंठ लेता है कुछ। आपके नाम में CS से क्या अभिप्राय है? चंद्रशेखर। मैं पिछले साल भी यहीं था। यानी जो कुमार है वो कह रहा था, मैं पिछले साल भी यहीं था, फिर कुछ झेप सा कर मेरा यह फर्स्ट ईयर में दूसरा साल है। यानी एक साल वो फेल हो गया है। अच्छा, आपकी आयु तो बहुत थोड़ी लगती है। मैं 16 वर्ष का हूँ, आप में 15 का, लेकिन मैं आपसे बड़ा लगता हूँ। और कुछ हंसकर और मन में भी मानता है कि छोटा हूँ। घर की परेशानी बताकर रुपए लेता है। ठीक है, जो कुमार है वो घर की अपनी परेशानी बताता है कि मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी पैसे नहीं भेज सकते, मैं समस्या में हूँ। तो शेखर सोच लेता है कि कोई बात नहीं, साथी है और वो मदद कर देता है। लेकिन जो कुमार है वो बहुत ही चालाक है। ठीक है, तो इसमें जो कुमार की आयु बताई गई है तो वो कितनी है, तो 16 वर्ष की है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि कुमार की आयु कितनी है, तो वो 16 वर्ष है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा कि जब शेखर उस तंद्रा से जागा तब वह सुनने लगा कि हॉस्टल में उसको लेकर अनेक प्रकार की बातें चल रही हैं, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। वह ब्राह्मण है, उसका नाम भी चंद्रशेखर पंडित है, लेकिन उसकी चुटिया कहाँ है, जनेऊ कहाँ है, वो अपना पूजा पाठ कब और कहाँ करता है। उसने ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार द्विजत्व पाया होगा, लेकिन उसने अपने आचार से उसे खो दिया है, वह भ्रष्ट है। यानी शेखर भी ब्राह्मण था, और लेकिन वो जो शेखर था वो ब्राह्मण वाले काम नहीं करता था जो ब्राह्मण लोग करते हैं, पूजा पाठ। तो इस वजह से उसके संबंध में ये बातें हॉस्टल में चली थी। शेखर को एक दिन मालूम हुआ कि सब छात्रों ने उसकी ओर से प्रिंसिपल के पास एक अर्जी भेज दी गई है कि उसका अलग प्रबंध किया जाए, नहीं तो वे हॉस्टल छोड़ने को बाध्य होंगे। उन्होंने रसोइयों को भी कह दिया कि जब तक उसका निर्णय नहीं होगा तब तक शेखर का आसन औरों से कुछ हटाकर लगाया जाए। उसने कॉलेज से सप्ताह भर की छुट्टी ली और सैर करने के लिए मालाबार की ओर चल दिया। नेक्स्ट है कि मालाबार बहुत सुंदर प्रदेश है, लेकिन शेखर वहां सौंदर्य देखने नहीं गया था। कॉलेज में ही मालाबार में छुआछूत संबंधी जो कहानियां, उसके लिए वे बातें इतनी असंभव थी कि वह उन्हें कहानियों से अधिक कुछ नहीं समझ पाता था। उसने सुनी थी, उन्हीं के कारण वह उधर आकृष्ट हुआ था। वहां के अछूत पंचम किसी कुलीन ब्राह्मण के पास दायरे के भीतर नहीं आ सकते। यानी शेखर ने जब ये कहानियां पढ़ी कि अछूत क्या होते हैं या उनसे कितना दूर रहना चाहिए, तो शेखर वहीं पर मालाबार में एक पास ही बस्ती है, उसी में जाता है और वहां पर रहता है। तो फिर वो उसका अनुभव करता है। ठीक, तो जैसे ही शेखर मालाबार से लौटकर आता है तो बोर्डिंग पहुंचकर शेखर अपना सामान इत्यादि बांधकर तैयार किया। रिक्शा मंगाकर उसने लादा और रिक्शा वाले को पता देकर स्वयं ट्राम्प में बैठकर
दूसरे हॉस्टल में चला गया जो अछूतों के लिए था और वहाँ कार्यकर्ता भी सब अछूत थे। यानी अब से फिर शेखर ने क्या किया कि ब्राह्मण हॉस्टल था उसको त्याग दिया और जो अछूत लोगों के लिए हॉस्टल था उसी में जाकर रहने लगा। शेखर उनका नेता नहीं है, न अपने मन में न उनके मन में, लेकिन नेतृत्व किसी तरह उसी की ओर से उद्धृत होता है। वह जो आकारहीन सी समिति है वह इसीलिए चलती है कि शेखर है। शेखर के अतिरिक्त बाकियों के नाम हैं, यानी शेखर के जो मित्र बनते हैं, जो अछूत हॉस्टल है उसमें जो उसके मित्र बनते हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा कि सदाशिव, राघवन और देवदास। ठीक है, तो ये उसके हॉस्टल के मित्र हैं और उसमें भी अछूत हॉस्टल में जो उसे मिलते हैं। ठीक, इनमें सदाशिव कद में सबसे छोटा किंतु बुद्धि में सबसे तीव्र था। राघवन और देवदास कुछ भिन्न थे। दोनों ही तमिल प्रांत के शहरों के रहने वाले थे और शहर की छाप उन पर पर्याप्त मात्रा में थी। राघवन की आंखें चंचल मछलियों की तरह चमकती थीं और देवदास की आंखें तो मानो हर किसी समय शरारत की खोज रहती थी। ठीक, अब है कि राह में मिडिल स्कूल की इमारत देखकर एकाएक उसने पुकारा, दरबान। ठीक 5वें दिन मिडिल स्कूल की इमारत में ही शेखर की रात्र पाठशाला खुल गई। मिडिल स्कूल के हिंदू संरक्षकों ने उसे इमारत के 2 कमरों में अछूत क्लास बैठाने की अनुमति इस शर्त पर दे दी थी कि वह दरबान को 3 रुपए मासिक दिया करे। ठीक है, शेखर ने दोस्तों एक काम और किया हुआ था कि शेखर जब हॉस्टल में पढ़ रहा था, तो उसके आसपास, उसके हॉस्टल के आसपास जो अछूत बस्ती थी, यानी जो नीची जाति के लोग रहते थे, तो शेखर ने सोचा कि क्यों ना, हम तो पढ़ ही रहे हैं। तो शेखर और उसने अपने मित्रों के साथ में मिलकर के वहाँ पर एक स्कूल चलता था, तो उसी स्कूल को किराए पर लिया और उसी में वो जो शाम के समय उन बच्चों को पढ़ाने लगा जो अछूत समाज के जो बच्चे थे, या छोटे जो निचली समाज के बच्चे हैं उन्हें। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि उसने जो स्कूल लिया हुआ है वो कितने रुपए पर लिया हुआ है। तो शतपथ दे दी, वह दरबान 3 रुपए मासिक, यानी 3 रुपए महीने के हिसाब से वह स्कूल उसने किराए पर लिया हुआ था, 2 कमरे। ठीक, पुस्तकें 2 थीं, दोनों तस्वीरों के एल्बम। अध्यापक 2 थे, शेखर और सदाशिव। ठीक है, तो वो दोनों शेखर और सदाशिव दोनों लोग पढ़ाया करते थे। नेक्स्ट है कि मजाक में ही औरों ने भी फूल तोड़े और बटन में लगा लिए। हंसी में सभा दंग हो गई। जब चारों जन हॉस्टल में जाने लगे तब किसी ने एंटीगोनस लता के बे फूल देखकर कहा, यह एंटीगोनम क्लब चला रहा है, और क्षण भर में नाम प्रसिद्ध हो गया, स्वीकार भी हो गया, और सुकृति से उसमें जो उपहास का डंक था वह टूट गया। यानी एक बार ये तीनों चारों मित्र जा रहे थे, 3-4 मित्र, तो उन्होंने क्या हुआ, एंटीगोनम्स का एक फूल होता है, तो उस फूल को लेकर के उन्होंने अपनी जेब में लगा लिया। तो जब उन्होंने वो फूल लगा लिया तो फिर जो और मित्र हैं, यानी जो और लड़के हैं, वह हँसी उड़ाने लगे हॉस्टल में। तो फिर धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया कि इस नाम से उन्होंने एक क्लब ही बना दिया। ठीक? तो ये नाम वैसे तो उनकी हँसी उड़ाने के लिए रखा गया था कि एंटीगोनम क्लब, लेकिन बाद में उन्होंने इस क्लब से एक संस्था ही चलानी शुरू कर दी। ठीक? वह सोचकर शेखर ने एक हस्तलिखित पत्र निकालने का निश्चय किया जो क्लब के आदर्शों का प्रचार करे, मेंबरों से उसमें लेख मांगे और स्वयं भी लिखने लगा। यानी उन्होंने एक तरीके से ये अपनी संस्था बनाने की सोची, जिसमें जो सभी साथ में पढ़ने वाले लोग हैं, उसके मेंबर बने और साथ में जो अपने कोई भी लेख लिख सकते हैं और ये लेख सभी के प्रकाशित होंगे। ठीक? सदाशिव को चित्रण का काम सुपुर्द हुआ, टाइटल के लिए आरक्त एंटीगोनम का एक गुच्छ भीतर जो उसकी इच्छा हो। ठीक? एक दिन सदाशिव ने कहा, देखो शेखर, अभी परीक्षा के 3 सप्ताह बाकी हैं, काफी पढ़ाई हो सकती है, क्यों न मेरे साथ घर चलो। वहां त्रावणकोर की शांति में, यानी जो सदाशिव है, परीक्षा के 3 माह ही रह गए, 3 सप्ताह ही रह गए थे, तो सदाशिव अपने घर जा रहा था, तो क्योंकि उसे परीक्षा की तैयारी करनी थी, तो उसने कहा कि शेखर तुम भी चल लो घर पर, आराम से शांति से पढ़ाई होती रहेगी वहां पर। तो शेखर है वो सदाशिव के साथ त्रावणकोर में जाता है। ठीक? तो त्रावणकोर की शांति में ठीक से पढ़ सकोगे? शेखर ने खामखा अप्रसन्न स्वर में कहा, क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ? ठीक? तो फिर वो बाद में चला जाता है। ठीक? अब जो अंतिम बिंदु है उसे देखिए कि 8वें और 9वें दिन भी पढ़ाई नहीं हुई, तब उसे याद आया सदाशिव ने 10 दिन के लिए वहां आने की बात कही थी। क्या कल लौटना होगा? वह जल्दी कपड़े पहनकर फिर उधर चला। फाटक के भीतर घुसते ही उसने देखा कोठी से एक ओर शारदा खड़ी है। उसने यह भी लक्ष्य किया कि शारदा ने भी उसे देख लिया है।
पहचान लिया है, वह क्षण भर भी रुके बिना फौरन भीतर चली गई है। वह भीतर जाकर बैठ गया। माँ थी, उनसे बातचीत करने लगा। आज चाय को भी उसने इनकार नहीं किया। उसमें कुछ समय तो लगेगा। शारदा कमरे में आई और अब मानो उसने पहले पहल शेखर को देखा। विस्मय के स्वर में बोली, तुम यहाँ कहाँ कब आए? यानी दोस्तों, जो शारदा है, तो आपको ध्यान होगा कि वो भी त्रावणकोर में ही रहती थी। यानी जो शारदा से उसका परिचय पहले भी हुआ था और संयोग से जो उसका जो शेखर का जो दोस्त है सदाशिव, वह भी त्रावणकोर का ही है। तो जब वो उसके घर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका घर त्रावणकोर में है, तो फिर वो शारदा से भी मिलने जाता है, ठीक है? जो उसकी प्रेमिका बनी होती है, ठीक? तो यहीं पर दोस्तों ये उपन्यास अब हमारा खत्म होता है। हमने जो भी उसके चारों खंड हैं, चारों खंडों में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे या महत्वपूर्ण जो घटनाएँ हो सकती थी, उनको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम शेखर से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, तो इस इन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे या इन प्रश्नों को देखेंगे। तो हो सकता है दोस्तों इसमें कोई प्रश्न छूट गया हो, तो इन प्रश्नों में उसको हमने ले लिया है, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इतना कुछ बनाने में, इतना कुछ रिसर्च करने में, एक-एक तथ्य को देखने में, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों पढ़ के आइएगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्रश्नों की बात करेंगे, तो वो आप पहले से बता सको, ठीक है? तो मिलते हैं, धन्यवाद।